आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी केमिस्ट्री पेपर 1 और 2 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले कि हम अपना पहला एमसीक्यू आज का करें, याद कर लेते हैं कि 1315 हेक्साट्राइन जो है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड्स यानी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 कार्बन एटम से आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स ने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को दिया है और हर कार्बन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है उसने एक एक पाई इलेक्ट्रॉन दिया है। तो हम देख सकते हैं कि 6 पी ऑर्बिटल्स आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हुए हैं, जिससे कि 6 MO प्राप्त हुए हैं। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई 1 पाई 2 पाई 3 4 5 और 6 के नाम से यहाँ अरेंज किया गया है, बढ़ते हुए एनर्जी या ऊर्जा के क्रम में। तो हमें मालूम है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मिलते हैं वो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे कम ऊर्जा का लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसे नेक्स्ट पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पाई 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें पाई 1 पाई 2 पाई 3 जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और इन तीनों को फिल करते ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो 6 कार्बन एटम्स ने दिया था वो यूज़ हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जो पाई 4 है, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, वो LUMO यानी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सबसे कम ऊर्जा का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि खाली है, क्योंकि उसके नीचे जो तीनों हैं वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो भर लिए गए हैं। तो सबसे जो पाई 4 है वो LUMO है। साथ ही एक चीज़ और आप देखें कि जो पाई 1 है उसमें नोड्स की संख्या कुछ भी नहीं है। नोड्स की संख्या जो है वो किस तरह से आ रही है, नोड्स की संख्या आ रही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या क्या है, यहाँ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पर नोड की संख्या है 0। इसी बात को रखते हुए अगर पाई 2 को देखें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी संख्या है 2 माइनस 1 यानी 1, यानी देखिए एक नोड यहाँ पर है। यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2 या 2 नोड्स हैं। यहाँ 4 माइनस 1 यानी 3 यानी 3 नोड्स हैं। इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो की संख्या जो होगी उससे -1 अगर आप कर लेते हैं तो नोड्स की संख्या आपको प्राप्त हो सकती है ऑर्बिटल के लिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन LUMO ऑफ 135 हेक्साट्राइन। तो 135 हेक्साट्राइन में नोड्स LUMO में नोड्स पूछ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 135 हेक्साट्राइन, हेक्सा यानी 6 कार्बन है और 3 इसमें पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं और हमें मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, क्योंकि 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हेक्साट्राइन में आप देख रहे हैं सभी कार्बन के पास जो है एक पी ऑर्बिटल है, यानी 6 पी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ 1 2 3 4 और 5 6 ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरे गए हैं, इसमें फिल हुए हैं, जैसे कि आपने देखा था पहले ही। और LUMO जो होगा वो चौथा होगा। तो LUMO जो है वो चौथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या दी हमने 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो LUMO में इस केस में कितने नोड्स होंगे, 3, जो कि हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया था। अभी जो हम इसमें कैलकुलेट कर रहे थे स्क्रीन पर, वो हम विदाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कर रहे थे। याद रखिएगा कि जितने
जितने डबल बॉन्ड्स हैं उतने ही इंटू टू, जितने डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड है तो 2 × 3 यानी वो संख्या आ जाएगी 6, तो 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स हैं तो एक एक ने जो है उतनी ही ऑर्बिटल दी है, एक एक ऑर्बिटल दी है। इस तरह से 6 जो पी ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे। और क्योंकि 3 बॉन्ड हैं, तीनों में हमने इलेक्ट्रॉन्स फुल कर दिए हैं और जो चौथा बचता है वो LUMO है। इस तरह से हम इस तक आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, कोप रीअरेंजमेंट के बारे में याद कर लेते हैं कि कोप रीअरेंजमेंट जो है वो थर्मल 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है 1,5 डाइन का। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हेक्सा 1,5 डाइन है, यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले एटम और 5th एटम पर डबल बॉन्ड है और ये डाइन है। और कोप रीअरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ था वो रिएक्शन के बाद इस जगह पे, यानी इस जगह पे पहुँच गया है प्रोडक्ट के अंदर। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन 1 1 2 यहाँ और 3 यहाँ 3 यहाँ इस तरह से नंबरिंग करें, ये नंबरिंग जो है वो IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है। ये नंबरिंग जो है वो रिएक्शन को समझने के लिए है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और आप देख सकते हैं 1 1 पोजीशन से यहाँ पर ये 3 3 वाला पोजीशन है, वहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, इसीलिए इसको 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हमें पूछा है कोप रीअरेंजमेंट ऑफ 1 हेक्सा 1,5 डाइन, तो ये कोप रीअरेंजमेंट था। तो इनमें से कौन सा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है? 1 3 है, नहीं, आपने अभी देखा ये 3 3 है। 1 6 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है। सो 3 3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इस प्रकार नंबरिंग से आप दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, चेन श्रृंखला जो बहुलकीकरण है उसमें रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो सकता है, उसके द्वारा मतलब रेडिकल पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म से हो सकता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म से हो सकता है, एनायनिक के मैकेनिज्म से हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन कैटेलाइजेशन कैटेलाइटिक पॉलीमराइजेशन। तो ये 4 प्रकार से हो सकते हैं, जहाँ फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है यानी श्रृंखला को प्रारंभ करता है। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कैटायन या कोई एसिड जो है वो पॉलीमराइजेशन को प्रारंभ करता है, इनिशिएट करता है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कोई न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है रिएक्शन को। कोऑर्डिनेशन कैटेलाइटिक पॉलीमराइजेशन में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करता है। इसके अलावा चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में चेन इनिशिएशन यानी श्रृंखला प्रारंभ चरण, चेन प्रोपागेशन रिएक्शन यानी श्रृंखला संचरण चरण, इसके अलावा डीएक्टिवेशन और चेन ट्रांसफ़र और चेन टर्मिनेशन चरण स्टेप, श्रृंखला जो अंत हो जाता है किसी श्रृंखला का, पॉलीमराइजेशन का एंड हो जाता है, तो समापन जो है चरण, वो भी चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म का हिस्सा होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले ये रेडिकल इनिशिएटर है, हम उसका एग्जांपल लेके बात को कर रहे हैं। यहाँ फ्री रेडिकल बना सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल्स बने हैं। फ्री रेडिकल एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अटैक करते हैं और एक डबल बॉन्ड के कार्बन पर आक्रमण करके एक नया फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड वाले यौगिक से प्राप्त होता है। तो इसे श्रृंखला प्रारंभ या इनिशिएशन चरण कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। और ये जो रेडिकल यहाँ मिला है, फ्री रेडिकल यहाँ मिला है, वो एक और एल्कीन के साथ ये ऐड होकर योगात्मक अभिक्रिया करके ये एक नया फ्री रेडिकल प्राप्त इसमें से हमें होता है। ये नया फ्री रेडिकल फिर एक और एल्कीन के साथ जुड़ता है। कुल मिला के यहाँ पर 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, यानी श्रृंखला संचरण या
चेन प्रोपगेशन स्टेप हुआ। इसी तरह से अगर श्रृंखला को समाप्त करना है तो दो फ्री रेडिकल के चेन आपस में अगर मिल जाते हैं तो चेन स्टॉप हो जाएगी, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। और जब ये श्रृंखला बनती है उस दौरान कुछ जो मोनोमर हैं वो सॉल्यूशन में रह जाते हैं और तरह तरह एक से अधिक जो पॉलीमर चेन तैयार होते हैं। और इन शुरुआत में इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें इनकी रेट जो है बनने की बहुत अधिक होती है पॉलीमर बनने की, लेकिन उसके बाद अंत में उतनी फास्ट रेट नहीं रह जाती। ये जो पॉलीमर की श्रृंखलाएं होती हैं इनके जो मॉलिक्यूलर वेट हैं लगभग एक जैसे होते हैं। यहाँ देखिए कुछ और चरण है जो चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होते हैं, जैसे चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉलीमर चेन है, ये एक पॉलीमर चेन जो समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई रेडिकल नहीं है। और ये पॉलीमर चेन ऐसा है जिसमें एक फ्री रेडिकल है। तो इसने जो समाप्त हुई चेन है जो कि न्यूट्रल चेन है उससे एक हाइड्रोजन इसने ले लिया और यहाँ पर रेडिकल आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पॉलीमर जो है अब न्यूट्रल पॉलीमर में बदल गया है और इसमें और फिर फ़िलहाल ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला चेन था जो कि अब इसमें परिवर्तित हो गया है उसमें फ़िलहाल और चेन ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर एक फ्री रेडिकल आ गया है। वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ है इस वाले मॉलिक्यूल में जो कि न्यूट्रल पॉलीमर चेन इसमें से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक चेन जो पॉलीमराइजेशन कर रहा है वो दूसरे चेन को पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण करने के लिए परिवर्तित कर देता है और खुद न्यूट्रल पॉलीमर में चेंज हो जाता है जहाँ श्रृंखला समाप्त हो गई है पॉलीमराइजेशन की। ऐसे प्रक्रिया को चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था चेन टर्मिनेशन रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन से होता है, यानी दो पॉलीमर चेन्स आपस में अगर मिल जाते हैं, यहाँ एक फ्री रेडिकल है यहाँ फ्री रेडिकल, दोनों के बीच में अगर एक नया बॉन्ड बन जाता है तो एक नया पॉलीमर का न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से डिस्प्रपोर्शनेशन जो रिएक्शन है वो भी चेन पॉलीमराइजेशन का एक हिस्सा होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल है, ये न्यूट्रल पॉलीमर चेन है और इसमें आप देखें कि जो ये जो फ्री रेडिकल वाला चेन है वो एक हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से छोड़ देता है और जिससे कि यहाँ जो फ्री रेडिकल चेन है उसके पास ये फ्री रेडिकल बनके ये न्यूट्रल पॉलीमर बन जाता है जिसमें कोई पॉलीमराइजेशन अभी हो नहीं रहा। लेकिन ये जो पॉलीमर चेन है जिसने एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रेडिकल को इस वाले मॉलिक्यूल को दे दिया इसने, तो ये खुद एक डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन के पास रह जाता है और हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ आके जुड़ जाता है। तो यहाँ एक नया CH बॉन्ड बना, वो जो यहाँ आप देख रहे हैं, और यहाँ का रेडिकल जो फ्री रेडिकल था वो समाप्त हो गया। इसी तरह से यहाँ जो फ्री रेडिकल वो भी समाप्त हो गया, लेकिन उसकी जगह एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जा रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन विषमानुपाती अभिक्रिया के नाम से हम पुकारते हैं। और ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो पॉलीमराइजेशन चेन पॉलीमराइजेशन के हिस्से हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज। श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनिशिएटर इज़ रिक्वायर्ड, जो इनिशिएटर की आवश्यकता होती है, जी हाँ, जैसे कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर या न्यूक्लियोफिलिक इनिशिएटर, इन सब की एसिड इनिशिएटर इनकी ज़रूरत होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मोलर मास ऑफ बैकबोन चेन इंक्रीजेज रैपिडली एट अर्लियर स्टेज एंड रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम थ्रू आउट द पॉलीमराइजेशन। जो श्रृंखला की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो मेन चेन होती है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ता है, रैपिडली तेज़ी से बढ़ता है और लगभग एक जैसा रहता है पूरे बहुलकीकरण की प्रक्रिया में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सम मोनोमर रिमेन्स इवन एट लॉन्ग रिएक्शन टाइम्स, कि बहुत समय तक भी अगर हम लंबे टाइम तक अगर हम किसी रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को करते हैं उसके बावजूद भी कुछ मोनोमर जो हैं वो सिस्टम में बचे रहते हैं। ये भी बात सही है। तो इसमें से गलत क्या है? द सेम सिंगल स्टेप इज़ रिपीटेड थ्रू आउट
रिएक्शन प्रोसेस, ये कहा गया है कि एक ही स्टेप जो है पूरे चेन रिएक्शन में एक ही स्टेप बार बार रिपीट होती है। हमने इससे पहले पहले वाले स्लाइड्स में देखा कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, तब जाके चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है वो गलत है, इसलिए इन्होंने पूछा था गलत कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, और इसका ऑप्शन है आंसर नंबर 1 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। याद कर लेते हैं कि संघनन बहुलकीकरण ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, ये इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड है, आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक छोटा मॉलिक्यूल निष्कासित होता है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के जुड़ने से निष्कासित होता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है वो इथिलीन ग्लाइकॉल से आया है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड वो टेरिथैलिक एसिड से आया है, यानी इसका H और इसका OH जो है वो आपस में निकल गए हैं और H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निष्कासित होता है। और इस प्रकार से जो एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है और जो टेरिथैलिक एसिड है उनके बीच में बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से ऑल्टरनेट एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक एसिड, फिर एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक एसिड, और ये एथिलीन ग्लाइकॉल है तो यहाँ टेरिथैलिक एसिड, फिर एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक एसिड, इस तरह से ऑल्टरनेट मॉलिक्यूल्स हैं जुड़ते चले जाते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा पॉलीमर बनाते हैं। यदि यदि इसकी मात्रा अधिक है तो श्रृंखला के दोनों सिरों में CH2OH रहेगा। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी टेरिथैलिक एसिड की तो COOH की मात्रा श्रृंखला के सिरों में अधिक होगी, क्योंकि जो ज़्यादा है वो आखिर चेन के आखिर में जुड़ा हुआ आपको प्राप्त होगा, लेकिन उससे जुड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल कम है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए जो अधिक है उस वही जो मॉलिक्यूल होगा और उससे संबंधित जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होगी वो श्रृंखला के दोनों ओर जुड़ा हुआ होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉलीमर इज मेड from the monomers terephthalic acid and ethylene glycol, with the latter being in excess, the polymer obtained would be। इन्होंने पूछा एक पॉलीमर बना है जो कि दो मोनोमर जैसे टेरिथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से बना है, जो कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। और उसमें ये है कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसकी मात्रा अधिक है और टेरिथैलिक एसिड की मात्रा कम है। ऐसे में जो मोनोमर्स आपस में जुड़ के अगर पॉलीमर बनाते हैं तो कैसे होंगे वो, उसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट वन एंड एंड OH ग्रुप एट द अदर एंड, यानी वो जो पॉलीमर बनेगी एक साइड में OH ग्रुप होगा और एक साइड में COOH ग्रुप होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एथिलीन ग्लाइकॉल अधिक है तो यहाँ भी OH जुड़ा हुआ होगा और इधर की तरफ भी OH जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि बाकी सारा जो टेरिथैलिक एसिड है वो श्रृंखला को बनाने में बीच में कंज्यूम हो चुका होगा और एथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल्स जो है वो साइड में रहेंगे, क्योंकि टेरिथैलिक एसिड उतने संख्या में उतने नंबर में नहीं होंगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ कंडेंस कर सके। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट बोथ द एंड्स, दोनों सिरे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। दो पॉलीमर की चेन है, यहाँ भी COOH और इधर भी COOH, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि टेरिथैलिक एसिड की मात्रा कम है, तो सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट बोथ द एंड्स, दोनों सिरों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। जी हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज़्यादा है तो जो पॉलीमर होगी उसके दोनों सिरों में OH और OH ग्रुप होंगे। ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड एंड एस्टर एट द अदर, ये भी गलत है। सो ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो पॉलीमर्स की कैसी होती है, किस तरह से समझाई जा सकती है। आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक और एटैक्टिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आइसोटैक्टिक जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो ऑल्टरनेट कार्बन है ये अगर इनका ये ऑल्टरनेट कार्बन है इस पॉलीमर चेन में, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए एकदम एक जैसी है। तल के नीचे X, तल बिलो द प्लेन X एंड अबव द प्लेन Y, यहाँ सभी में एक जैसा है। तो आइसोटैक्टिक में ऑल्टरनेट कार्बन जो है वो एक समान कन्फिग्रेशन के होते हैं। सिंडियोटैक्टिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ X नीचे है
तो यहाँ y नीचे है, यहाँ फिर x नीचे है, तो यहाँ y नीचे है। उसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो उनकी एक दूसरे से भिन्न स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और एक ऑल्टरनेट कार्बन को छोड़कर अगर नेक्स्ट वाले की बात करें, उनकी और इन दोनों की सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहाँ साथ एक साथ जो मतलब नेबरिंग कायरल कार्बन है उनका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है सेम है। यहाँ पर नेबरिंग कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम नहीं है, जबकि ऑल्टरनेट की कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो सेम है। एटैक्टिक में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जो कायरल कार्बन है उनकी जो ज्योमेट्री है वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। हम टैक्टिसिटी क्यों पढ़ते हैं? टैक्टिसिटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल के पॉलीमर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकें कि कैसा वो क्रिस्टलिन होगा, या वो फ्लेक्सिबल होगा, एमरफस होगा, या फिर किस टेम्परेचर पे वो पिघल सकता है, या किस तरह के सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व हो सकता है, उसकी केमिस्ट्री कैसी होगी, रिएक्टिविटी कैसी होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसा होगा। इन सभी बातों को जानने के लिए हम उसकी टैक्टिसिटी जो है वो पढ़ते हैं। आइसोटैक्टिक का मतलब है ऑल एसिमेट्रिक कार्बन्स इन द पॉलीमर हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। हमने अभी देखा आइसोटैक्टिक में सभी जो एसिमेट्रिक कार्बन है उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन था। सिंडियोटैक्टिक में ऑल्टरनेट जो एसिमेट्रिक कार्बन है उनका सेम होता है। और एटैक्टिक मतलब है एसिमेट्रिक कार्बन्स का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री या ओरिएंटेशन होता है वो रैंडम है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। टैक्टिक जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उन पॉलीमर्स की। क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीस्ट्रीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्रिपेयर्ड नॉर्मली आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीस्ट्रीन है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये किस तरह के आइसोमर स्ट्रक्चरल उसमें कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। मोस्टली एटैक्टिक, ये अधिकतर एटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। The catalyst for anionic polymerization is not। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन यानी ऋणायनी बहुलकीकरण, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, या कोई नेगेटिव सेंटर है C- या इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कोई न्यूट्रल स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे मोनोमर पर आक्रमण करके इस तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को अंजाम देते हैं। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि द कैटलिस्ट फॉर एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज़ नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर सॉल्यूशन है ये, और एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कर सकता है। एल्कली मेटल डायल्कल्स जो है, इसमें एल्कली मेटल्स में भी जो कार्बन एटम होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वही अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग रिएजेंट या कैटलिस्ट होते हैं और एनायनिक पॉलीमराइजेशन को करते हैं। लेकिन बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसीलिए ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, बोरोन ट्राईफ्लोराइड इन वाटर जो है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन का कैटलिस्ट नहीं है। Find the molecular weight of polypropene given its degree of polymerization, या DP is 10,000। तो इन्होंने पूछा है कि मॉलिकुलर वेट निकालिए किसका, पॉलीप्रोपीन का। तो पहले मॉलिकुलर वेट प्रोपीन का कितना होता है, 42 हमने निकाल लिया। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, 10,000। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है इतने सारे जो मोनोमर्स हैं प्रोपीन के वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक जो मोनोमर है उसका 42 है, और 10,000 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मतलब 42,000, ये 42 एंड 000 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। आप इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं 4.2 में, क्योंकि यहाँ पर 4.2 के साथ आंसर दिया हुआ है, 2.8 तो नहीं होगा, 42 भी नहीं होगा। 42 जो है एक प्रोपीन का मॉलिकुलर वेट है।
4.2 इंटू द 10 टू द पावर 10 और 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 में से हमें चूज़ करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,000 के साथ 42 को मल्टीप्लाई किया है तो वो बराबर हो जाता है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5, जो कि ये आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ये नंबर 1, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।